सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है एक इन्वेस्टर्स की लाइफ में। और जहां पे वो कि एक इन्वेस्टर जो है वो एक साइकिल से गुजरता है, मतलब बेयर मार्केट, बुल मार्केट। ठीक है। तो बेयर मार्केट में हम सबको पता है कि स्टॉक का प्राइस जो वो या तो गिर सकता है या तो वो कहीं भी मतलब ऊपर ऊपर की साइड तक नहीं जाता है। ठीक है। तो ऐसे टाइम में भी अगर मुझे रिटर्न जनरेट करना है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, डाउन साइड से, तो डिविडेंड मुझे कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है। तो ये इस चैप्टर में जितना भी जेरेमी सिगल जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है डिविडेंड को लेके, वो सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले एक सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये बुक की सीरीज के हमने जितने भी वीडियोस प्रीवियसली भी हमने बनाए हैं, ठीक है, उसको आप पूरा देखें, क्योंकि वो आपके ही बेटरमेंट के लिए ही, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप ज्यादा कि एंड तक अगर आप वीडियो देखोगे तो मेरे लिए कुछ बेनिफिट या ऐसे मुझे कितना भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप वीडियो को अगर एंड तक देखते हो तो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो मुझे लगेगा कि नहीं भाई, मेरा जो भी एफर्ट डाला है इसमें वो फ्रूटफुल हुआ है, बस वही है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा एक चीज पहले, जिसको मेंटल मॉडल भी बोल सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो ये चीज है कि आपको हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में सोचना है, मतलब ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये चीज आप याद रखना। मतलब स्टॉक मार्केट में क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है वो रिलेटिव है। मतलब लेट से कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जहां पे लेट से कि डिविडेंड यील्ड कंपनी का क्या है, ठीक है, तो वो अगेन परसेंटेज के टर्म्स में ही हमें सोचना है। ठीक है। फिर दूसरा, अगर कोई भी चीज है, मतलब स्टॉक प्राइस जो है वो लेट से कि 100 रुपए गिर गया, बट अरे भाई 100 रुपए गिर गया वो ठीक है, बट कहाँ से गिरा, मतलब अगर 1 लाख रुपए का अगर कोई स्टॉक था, ठीक है, लेट से कि एमआरएफ का हो भी हो सकता है फ्यूचर में, तो अगर वहां से अगर 100 रुपए गिरा है तो वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। बट अगर जबकि लेट से कि 200 रुपए का स्टॉक था और वो 100 रुपए गिर गया है, तो वो 50% का फॉल है। तो ये हमें समझना है कि यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में हमें ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज, मतलब आपको परसेंटेज में ही सोचना है, रिलेटिव रिलेटिव टर्म्स में। ठीक है। तो इसके साथ मतलब ये जो चीज अभी जो मैंने आपको बोला परसेंटेज वाला पार्ट, तो वो आप थोड़ा याद रखना। ठीक है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में प्रोग्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा था। ठीक है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही पॉइंट जेरेमी सिगल जी ने यहाँ पे रखा हुआ है कि डिविडेंड जो है वो आपकी जो बेयर मार्केट की जो जर्नी है, ठीक है, उसको वो इजी कर सकता है। अभी इजी कैसे कर सकता है वो भी हम इसमें समझेंगे। बट एक जनरल आइडिया अगर मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम सबको पता है कि डिविडेंड मतलब कि हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, कंपनी जो है वो जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तब। ठीक है। तो मतलब लेट से कि अगर स्टॉक का प्राइस अगर गिर भी गया है, ठीक है, तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ कैश फ्लो आ रहा है। ठीक है। एवरी क्वार्टर या तो एवरी 6 मंथ, जैसे जैसे कंपनीज जो है वो डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, तो एटलीस्ट हमें कुछ तो रिटर्न मिल रहा है जो हमने फाइनेंशियल एसेट जो परचेस किया है उससे। दूसरा है कि जेरेमी सिगल जी ने अगेन ये आर्गुमेंट यहाँ पे रखी है कि डिविडेंड यील्ड जितना हाई होगा, ठीक है, उतना ही उनका जो स्टॉक का जो रिटर्न है वो हाई होगा। बट कैसे, तो ये हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली में थोड़ा जब रिसर्च किया था, पता चला कि भाई डाउ जोन्स जो है, जो अमेरिका का, यूएस का जो एक इंडेक्स है, ठीक है, कि जहाँ पे वो बहुत सारी कंपनीज वहां पे इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो उनको पता चला कि भाई लॉन्गेस्ट बेयर मार्केट जो था वो 1929 से 1954 तक गया था। ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आप सोच लो कि 25-26 साल तक स्टॉक के प्राइस जो थे वो या तो बॉटम आउट हो चुके थे या तो कहीं पे भी वो मूव नहीं हो रहे थे। ऐसी सिचुएशन थी। तो उस केस में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी थे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी जो थे वो भी गिरे थे। मतलब कोई कोई स्टॉक्स तो 90% तक भी गिरे थे। और मतलब यही जो टाइम था कि जहां पे द ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं वो आ चुका था अमेरिका में। तो द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हम कभी और दिन बात करेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि थोड़ा मंदी का माहौल आ गया था उस टाइम पे। ठीक है। और इसी दौरान मतलब ये जो बेयर मार्केट अभी हमने डिस्कस किया 25 साल का, तो वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने परमानेंटली एग्जिट ले लिया स्टॉक मार्केट से। फिर जिन्होंने भी डेट लिया था, मतलब कर्जा लिया था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए कुछ भी, वो लोग तो हमेशा के लिए ही निकल गए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब डेट आता है तो क्या होता है। फिर यहाँ पे जब जेरेमी सिगल जी ने जब ये स्टडी किया तो वहां पे उन्होंने देखा कि जिन्होंने भी डेट नहीं लिया था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी तरह का डेट नहीं लिया था, खुद के पैसों से जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनके लिए एक डिफरेंट पाथ था। पाथ मतलब कि उनका जो जर्नी था बेयर मार्केट का वो थोड़ा अलग था। वो कैसे अलग था कि यहाँ पे जितने भी डिविडेंड्स आ रहे थे, ठीक है, अभी आप हम खुद भी इसको समझ सकते हैं कि अगर आपने लेट से कि कोई भी तरह का कर्जा नहीं लिया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपने जो भी अमाउंट अभी इन्वेस्ट किया है स्टॉक्स में, ठीक है, वहां से आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड आ रहा है, ठीक है, तो आप उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बट अगर आपने कर्जा लिया है और आपका स्टॉक का प्राइस अगर गिरता जा रहा है, ठीक है, तो आपको आज नहीं तो कल जो मार्जिन कॉल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। और आपको
कि फोर्सफुली वो जो है वो स्टॉक्स वगैरह सेल करने पड़ेंगे, आपने जिससे भी कर्जा लिया है उसको वापस वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। बट जिसने भी कर्जा डेट नहीं लिया है उसको तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो आराम से, भले ही बेयर मार्केट तो बेयर मार्केट चल रहा है, बट वो बॉटम पे या बेयर मार्केट में वो सेल नहीं करेगा। ठीक है, तो जिस जिस इन्वेस्टर्स ने कर्जा नहीं लिया था और इन्वेस्टेड रहे इस बेयर मार्केट में, और डिविडेंड जितने भी आते रहे उसको री इन्वेस्ट करते रहे, सेम स्टॉक्स को परचेस करते रहे, ठीक है, तो भी बेयर मार्केट, मतलब ये क्रशिंग बेयर मार्केट, आप सोचो कि 90% स्टॉक्स जहां पे गिर चुके हैं वहां पे भी उन्होंने 6% सीएजीआर निकाला है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो बट यही है कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक का जो प्राइस था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, बट उनका जो भी डिविडेंड का जो री इन्वेस्टमेंट था उसी स्टॉक्स में, ठीक है, उसमें ही इन लोगों ने 6% का जो है वो सीएजीआर जो है वो अचीव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभी अगेन जेरेमी सिगल जी ने यहाँ पे दो सिनारियोस रखे हैं कि लेट्स से कि एक सीन था कि जहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया, जो हमने देखा है कि बेयर मार्केट चला 25 साल तक। ठीक है, अगर दूसरा सिनारियो अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे अगर ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होता, मतलब इन्वेस्टर्स जो थे उनको ज्यादा रिटर्न मिला होता? तो अगेन लेट से देखते हैं यहाँ पे कि अगर लेट से कि ग्रेट डिप्रेशन जो है वो नहीं आया होता, तो इकोनॉमी के लिए वो ओवरऑल अच्छा रहता, मतलब एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज्यादा मिलता, कंपनी जो है वो बैंकरप्ट नहीं होती, ये सारी चीजें होती, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी एक साउंड होती उस टाइम पे अगर ग्रेट डिप्रेशन जो है वो नहीं आता। बट अकॉर्डिंग टू जेरेमी सिगल जी, कि यहाँ पे अगर लेट से कि अगर ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता यूएस में, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो सही नहीं रहता। अभी ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं, ऐसा क्यों उनका जो रिसर्च है वो ऐसा सजेस्ट कर रहा है? यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली दो पोर्टफोलियो एक सिमुलेशन में डाल के उन्होंने देखा, तो उनको पता चला कि अगर $1,000 अगर उन्होंने S&P 500 में डाले होते, ठीक है, और जितने भी कि वो इन्वेस्टमेंट सॉरी डिविडेंड्स जितने भी वो आते थे वो भी उनको री इन्वेस्ट करते जाते, ठीक है, तो अगर ग्रेट डिप्रेशन आता, अगर ग्रेट डिप्रेशन तो आया ही है, अगर ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता, ठीक है, तो उनका जो पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल 1000 जो उन्होंने डाला था वो कितना होता, $2,720। वर्सेस ग्रेट डिप्रेशन जब आया तो जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की वजह से जो रिटर्न बना वो कितना था, 4000, जैसे हम देख सकते हैं 4044, 44 जीरो, मतलब इतने US डॉलर जितना उसका बन सकता था। ठीक है, तो अगेन यही है, तो अपन अब हमें भी ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है। ठीक है, कि अगेन वही चीज है कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने बोरोड मनी वाला जो पार्ट था, ठीक है, तो वहां पे जिन्होंने भी जितना जिसको हम बोल सकते हैं कि डेट लेके कर्जा लेके जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो उनको यही प्रॉब्लम हुआ कि उनको जो भी प्राइस चल रहा था उस टाइम पे उनको उस प्राइस में भी वो स्टॉक जो था वो सेल करके उनको निकलना पड़ा, मतलब वहां पे उनके पास कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ ये कि जो स्टॉक्स के जो प्राइस थे वो और भी ज्यादा गिर गए। ठीक है, बट अगेन जब ये जैसे अभी मैंने इनिशियली आपको बताया था कि ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कि जैसे ही स्टॉक का जो प्राइस है वो गिर जाता है तो डिविडेंड यील्ड जो है वो बढ़ जाता है। अभी डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का जो प्राइस है वो ₹100 है, ठीक है, और वो ₹10 का डिविडेंड देता है, तो उसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 10% हुआ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लेट्स से कि बेयर मार्केट के दौरान ₹100 का जो प्राइस था, वो स्टॉक का जो प्राइस जो ₹100 था वो गिर के हो गया ₹50। ठीक है, अभी ₹50 से अगर फिर भी अगर वो कंपनी ₹10 का डिविडेंड देती है, ठीक है, तो वो डिविडेंड का यील्ड जो है वो 20% हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? तो सेम चीज यहाँ पे है कि अगर स्टॉक का प्राइस अगर घटता है तो ऑटोमेटिकली जो डिविडेंड का जो यील्ड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है, और जैसे अगर डिविडेंड यील्ड अगर बढ़ता है तो जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स बाय कर पाएंगे। ठीक है, और अगेन वो ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स जो उन्होंने बाय किए हैं तो उससे डिविडेंड जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। अब ये डिविडेंड जो है तो बेयर मार्केट प्रोटेक्टर कैसे है, तो यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने फिलिप मॉरिस करके कंपनी थी यूएस के अंदर, जैसे सिमिलरली अपने यहाँ पे इंडिया में आईटीसी है, उसी तरह से फिलिप मॉरिस वहां पे है। ठीक है, तो उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उनका केस स्टडी वगैरह दिया है। ठीक है, तो हम इतना भी डिटेल में हम चेक नहीं करने वाले, डिस्कस नहीं करने वाले, बट जो मेन पॉइंट्स है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अराउंड 1960s में ये जो कंपनी थी वो उसका मतलब जो टॉप 6 जो लिस्टेड पीयर्स है कंपनी के, ठीक है, उसमें सबसे लास्ट पे थी, मतलब सेल्स वगैरह में। बट एक उन्होंने ब्रांड निकाली और उसके कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह हुए थे उस टाइम पे, मालबोरो करके जो सिगरेट्स की ब्रांड आती है। ठीक है, तो वहां पे ये जो ब्रांड वगैरह ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग की जो एक्सपेंस सॉरी एक्सरसाइज हुआ इसको लेके, इसकी वजह से इसका कंपनी का जो सेल्स था वो एकदम ही बढ़ गया। तो इसकी वजह से कंपनी का जो काइंड ऑफ टर्न अराउंड जैसा हम बोल सकते हैं कि वहां पे टॉप 6 में जो लास्ट नंबर पे थी वहां से वो बहुत ही टॉप पे पहुंच गई। फिर
अभी हुआ ये कि जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता गया, प्रॉफिट बढ़ते गए, ठीक है, ये सारी चीजें जब अच्छी अच्छी होने लगी तो हम सबको भी बताया कि गवर्नमेंट्स कैसे आती है। तो यहाँ पे अगेन हेल्थ के भी जो कंसर्न थे वो भी बढ़ रहे थे। तो कंपनी ने क्या किया कि जैसे लेट्स से कि उनको पता था कि भाई ये जो सिगरेट वाला जो बिजनेस है, टोबैको वाला जो बिजनेस है, वो एक गवर्नमेंट के रेगुलेटरी में आता है, फ्रेमवर्क जिससे को हम बोल सकते हैं उसमें आता है। तो वहां पे कभी भी वो टैक्सेस बढ़ा सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, कुछ लेजिस्लेचर करके कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि वो दूसरे बिजनेस में भी वो डाइवर्सिफाई करेंगे। डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि नॉन टोबैको, नॉन सिगरेट वाले जो सेगमेंट है उसमें डाइवर्सिफाई करेंगे। और उन्होंने जनरली आई थिंक 2 या 3 एक्विजिशन किए थे, यस। जनरल फूड्स एंड क्राफ्ट करके ये जो एफएमसीजी कंपनी से उनको डाइवर्सिफाई किया, उनको इंटीग्रेट किया कंपनी में, ठीक है। तो फिलिप मॉरिस ने 1957 से 1992 तक 22% का सीएजीआर निकाला है। तो ये बहुत ही बड़ी मतलब बात है कि 22% का सीएजीआर इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बट कंपनी के सामने उस टाइम पे ये भी था कि भाई एक जेनेरिक सिगार करके एक चीज आती है, ठीक है, कि जहाँ पे जैसे हम यहाँ इंडिया में उसको बीड़ी वगैरह बोलते हैं, कि जो ब्रांडेड नहीं होता इतना, ठीक है। तो वो जो था, वो जो चीज था वो अराउंड 50% डिस्काउंट पे मिल रहा था, जबकि मालबोरो जो था उसका प्राइस इससे डबल था ऑलमोस्ट। तो इसको टैकल करने के लिए फिलिप मॉरिस ने भी क्या किया कि अपनी जो भी जितनी भी ब्रांडेड सिगरेट्स वगैरह था उसका जो प्राइस था वो 40% से उनको डिस्काउंट कर दिया, मतलब 40% उसका प्राइस जो है वो कम कर दिया। बट इसकी वजह से हुआ ये कि जो उसका स्टॉक का प्राइस था वो 23% डाउन हुआ, आई थिंक 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। और अभी भी सिचुएशन जो था वो शेयर होल्डर के लिए उसको मतलब अभी और थोड़ा वर्स करने के लिए हुआ ये कि बहुत सारे लिटिगेशन वगैरह आ गए, ठीक है, कि जिसने मतलब ऑलमोस्ट थ्रेटन कर दिया कि जो एंटायर इंडस्ट्री है उसको भी वो बैंकरप्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली पहले यूएस में तो जैसे हमको पता है कि वहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स है, तो वहाँ पे इनिशियली यह हुआ कि जो 5 स्टेट्स जो थे उन्होंने कंबाइन करके मतलब यूनाइट होके ये जो टोबैको कंपनीज थी उनके सामने मतलब उनको सू कर दिया, मतलब वहां पे उनके सामने केस वगैरह कर दिया, ठीक है। और फाइनली ऐसा हुआ कि जितनी भी टोबैको कंपनीज थी उन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, चलो हम हमारी जितनी भी प्री टैक्स इनकम होगी, ठीक है, उसका 5% जो है वो हम डोनेट कर देंगे आपके स्टेट्स को, जितने भी ये स्मोकिंग रिलेटेड इलनेसेस डिजीजेस वगैरह होते हैं उसके लिए। बट अभी हुआ ये कि जैसे ये 5 स्टेट के लिए ये कंपनीज टोबैको कंपनीज अग्री हुई, तो बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि कितने स्टेट्स है यूएस में, बट वहां पे जितने भी बाकी के जो स्टेट्स है वो भी आ गए, ठीक है, कि अब हमें भी चाहिए ऐसा। तो ये मतलब जब पूरा मामला जो है वो जब सुलझा, तो अराउंड कॉस्ट जो था वो उस टाइम, हम अगेन बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत टाइम, मतलब अराउंड 1990 की बात कर रहे हैं, कि जहाँ पे अगेन कंपनीज जो थी वो 206 बिलियन जो थी वो पे करने वाली है। अभी उसमें से 100 बिलियन, मतलब आप सोचो ऑलमोस्ट 50% जो था वो सिर्फ और सिर्फ फिलिप मॉरिस के ऊपर आया। तो आप सोच सकते हो कि शेयर होल्डर पे कितना प्रेशर बन सकता है इसके वजह से। तो अगेन यहाँ पे एक लर्निंग जो था, एक लर्निंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे अगेन यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने बोला है कि शॉर्ट टर्म बैड न्यूज जितनी भी आती है वो आपको यूज करनी है, कि जहाँ पे आपको री इन्वेस्ट या तो एक्यूमुलेट स्टॉक्स जो है वो ज्यादा करने हैं, ठीक है। अभी और भी आगे चीज उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे हाई डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो क्या क्या हो सकती है। तो डाउ अगेन ये डाउ जोन्स के कंपेयर सॉरी यूएस का जो एक डाउ जोन्स करके जो है इंडेक्स, उसके ही कंटेक्स में यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है। तो वो क्या चीज है कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई डाउ डाउ जोन्स में जितनी भी कंपनीज है उसको सारी की सारी का हमें नहीं करनी है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिविडेंड यील्ड हमें जो कंपनी हमें देती है उसका हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है और उसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना है, उसका हमें उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड्स वाला जो था वो निकाला, ठीक है। सेम चीज उन्होंने S&P 500 में भी किया कि जो 500 कंपनीज थी उसमें से 10 स्टॉक्स ऐसे निकाले कि जहाँ पे डिविडेंड सबसे ज्यादा था। रिजल्ट क्या हुआ, बोथ केस में ऐसा हुआ कि जो भी 10 स्टॉक्स वाला जो पोर्टफोलियो जो दोनों में बनाया हुआ है, डाउ जोन्स हो या S&P 500 हो, उसने जो अंडरलाइंग इंडेक्स था, मतलब अगर लेट्स से कि डॉक्स ऑफ द डाउ, मतलब वहां पे जो हमने नाम दिया है, मतलब जेरेमी सिगल जी ने नाम दिया है कि जहाँ पे वो 10 स्टॉक्स उन्होंने चूज किए हैं डाउ जोन्स में, तो डॉक्स ऑफ द डाउ ने डाउ जोन्स को बीट किया। सेम चीज जो 10 स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो था S&P 500 का, उसने S&P 500 को बीट किया, ठीक है। तो जनरली हमें ये लगता है कि भाई हाई डिविडेंड वाला अगर अगर कोई स्टॉक है तो वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएगा, हमें अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा, ये सारी चीजें रहती है। बट जैसे हम देख रहे हैं कि जेरेमी सिगल जी ने जो रिसर्च वगैरह किया है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये मिथ है एक जनरली, कि डिविडेंड जो है वो कैपिटल गेन सॉरी हमें अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है, अगर अगेन मैं भूल जाता हूँ बार बार, कि अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, थैंक यू। तो अगेन मतलब अगर रिटेल सॉरी रिटर्न का जो हमें एक्सेलेटर, मतलब हमें रिटर्न को अगर हमें ज्यादा करना है, ठीक है, तो हम क्या करना चाहिए।
तो अगेन उन्होंने यही बोला है कि डिविडेंड पेइंग जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो अच्छा करते हैं जब भी कोई साइकिल आता है। तो साइकिल इन द सेंस कि हमें भी पता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक सिक्लिकल बिजनेस का है, सिक्लिकल चीज है, ठीक है, कि जहाँ पे कभी वो बुल मार्केट चलता है, कभी बेयर मार्केट चलता है, बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर आपके पास अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो आपको अगर बेयर मार्केट भी अगर चल रहा होगा तो भी आपको कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये एक चीज अच्छा है। मतलब यहाँ पे एक चीज अगर मुझे अगर आपको एग्जांपल अगर चाहिए इंडियन कंटेक्स में, तो आप देख सकते हो कि इंडियन कंटेक्स में एक एचसीएल टेक करके कंपनी है, ठीक है, इंडियन आईटी सर्विस में, कि जहाँ पे वो कुछ 4%, यस अराउंड 4% जितना उसका डिविडेंड यील्ड है। तो जब लास्ट ईयर मतलब अभी 7-8 महीने के पहले की ही बात है, कि जहाँ पे स्टॉक के आईटी स्टॉक्स जो थे वो थोड़ा गिर रहे थे। तो उस टाइम पे भी आप देखोगे तो एचसीएल टेक जो है वो कंपेरेटिवली कम गिरा था, और विप्रो वगैरह आप जो कंपनी से हो वो भी आप देख सकते हो कि वहां पे जो फॉल था वो ज्यादा था, ठीक है। तो और जब भी रिकवरी भी आई, ठीक है, जब मतलब बुल मार्केट तो नहीं, बट जब रिकवरी आई स्टॉक मार्केट में ओवरऑल, ठीक है, तो एचसीएल टेक जो था वो सबसे पहले आगे आ गया, मतलब उसका जो स्टॉक का प्राइस था वो सबसे ज्यादा बढ़ गया। जबकि विप्रो आप देख सकते हो कि अभी भी वो एक लेवल तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, अभी भी मतलब वो 52 वीक लो हिट कर रहा है। तो आप मतलब समझ रहे हो ना कि अभी हमें भी पता है कि विप्रो जो है वो बहुत ही कम डिविडेंड देता है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल था, यहाँ पे कोई भी तरह का सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। फिर जितना भी डिविडेंड यील्ड ज्यादा होगा, ठीक है, आपका जो लॉस हुआ होगा अगर किसी स्टॉक को लेके, उसको भी रिकवर करने में आपका जो टाइम है वो कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, मतलब अरे सॉरी 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 जो टाइम जो रिकवर होगा वो कम होगा, ठीक है। तो मतलब अपने लिए अच्छा ही है कि जितना भी हमें रिकवर हमारा जो लॉस है वो जब जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है, ठीक है। तीसरी चीज भी ये है कि अगर स्टॉक का प्राइस अगर गिरता है, डिविडेंड यील्ड बढ़ता है, ठीक है, तो जो हमारा जो रेट ऑफ अक्यूमुलेशन है, रेट ऑफ अक्यूमुलेशन मतलब जैसे हमने बोला था कि अगर 10% डिविडेंड यील्ड है, बट अगर स्टॉक का प्राइस अगर गिर गया तो उसकी वजह से अगर 20% अगर डिविडेंड यील्ड हो जाता है, ठीक है, तो हमें डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, तो हमारा जो अक्यूमुलेशन है वो भी बढ़ेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, ठीक है। और आखिर में एक चीज यहाँ पे ये भी बाईबैक्स के बारे में भी बात हुआ है कि डिविडेंड से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट अगर कोई मेथड है तो वो बाईबैक्स है, ठीक है। बाईबैक्स के बारे में भी एक्चुअली मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कभी और दिन। तो बाईबैक्स में जेरेमी सीगल जी का आर्गुमेंट ये है कि बाईबैक्स जो है वो सर्टेनली एक टैक्स एफिशिएंट मेथड है डिविडेंड से भी ज्यादा। बट यहाँ पे क्या है कि बाईबैक्स जो है वो एक मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है, मतलब अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह वो है, वो सब कुछ अगर सही है तो अच्छी बात है। बट अगर, ठीक है, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही नहीं है और पहले बाईबैक्स अनाउंस हुआ या तो फिर अनाउंस होके जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अगर ये सारी चीजें हो रही है ना, तो फिर शेयर होल्डर के लिए दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात क्यों है कि अगर बाईबैक्स अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो कंपनी के पास अभी भी एक्सेस कैपिटल जो है वो बच रहा है, ठीक है। तो फिर कंपनी क्या करेगी कि कंपनी कुछ ना कुछ या तो कोई नई कंपनी खरीद लेगी या ऐसा कुछ भी कर लेगी, ठीक है। बैलेंस शीट पे अगर उसको नहीं रखना है तो वो कुछ ना कुछ ग्रोथ के लिए, मतलब एटलीस्ट वो बोल सकते हैं कि भाई हमने इस सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए हमने ये कंपनी जो है वो परचेस कर ली है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू जेरेमी सिगल कि ये जो है वो बहुत ही साउंड डिसीजन नहीं है अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर सही है कंपनी का, ठीक है सर। तो बायबैक्स जो है वो सर्टेनली टैक्स एफिशिएंट मेथड है डिविडेंड से भी। फिर अगेन वो बोलते हैं कि भाई ये जो रेट्स जो अभी अभी इंडिया में पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, कि जहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, कि जहाँ पे कि रियल एस्टेट का एक लेट से कि कोई प्रॉपर्टी है कि जिसको एक यूनिट्स में मतलब जहाँ पे आप जैसे हम स्टॉक्स बाय करते हैं वैसे आप उसकी यूनिट्स बाय कर सकते हो स्टॉक मार्केट पे, वो लिस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे 90% उनका जो इनकम है, ठीक है, वो जनरली सीधा जितने जो उनके शेयर होल्डर है उनको वो लौटा देते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से रीट्स भी जो एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, अगर आपको डिविडेंड वाला स्टॉक्स वगैरह या ऐसा कुछ लेना है तो, ठीक है। तो ओवरऑल यही सारी चीजें थी यहाँ पे समझने की, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर जो है वो आपको अच्छा लगा हो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करी है वो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। थैंक यू।